वेलकम फ्रेंड्स, निर्माण जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज हम क्या लेकर के आ रहे हैं, तो आज हम वर्गीकरण का इतिहास लेकर के आए हैं, जिसमें आप मेरी फ़ोटो देख पा रहे हैं और सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। एमसीक्यू टेस्ट सीरीज़ है और बायोलॉजी का एक बहुत ही अच्छा चैप्टर जिसको हम लेकर के आए हैं और इसके क्वेश्चंस अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला है, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? ऑप्शन ए एंगलर, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी लीनियस, ऑप्शन डी थियोफ्रेस्टस। तो आज जो है ये टेस्ट सीरीज़ हम लेकर के जो आए हैं, इसमें आपसे क्वेश्चन नहीं, सीधे इसके आंसर बताते हुए जो है इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, वर्गीकी का पितामह किसे कहा जाता है? लीनियस को कहा जाता है। मैंने पढ़ाया भी था, आपको बताया था कि जो लीनियस हैं उन्होंने दो भागों में वर्गीकरण किया, एक जंतु जगत और एक पादप जगत। क्योंकि इसके पहले बहुत सारे लोग आए, अलग अलग भागों में विभाजित किए, लेकिन वर्तमान समय में लगभग 5 भागों में संपूर्ण प्राणी जगत को बांट दिया गया है, जिसमें जंतु, पादप, मोनेरा, प्रोटिस्टा और कवक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? तो आपको पता है द्विनाम पद्धति मतलब कि एक साधारण नाम होता है और एक होता है हमारा वैज्ञानिक नाम। ये किसी भी जीव का साधारण नाम और वैज्ञानिक नाम हो सकता है। और इस द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक भी कौन है? आपके लीनियस है। इन्होंने ही बाइनोमियल नोमेनकल्चर चलाया था और बढ़िया तरीके से उन्होंने बताया कि किसी भी प्राणी का सबसे पहले हम वंश लिखते हैं, फिर उसकी जाति लिखी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति वैज्ञानिक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया है कि देश कौन सा है। ठीक है ना। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम जो प्रस्तुत किया गया था लीनियस द्वारा, वो कहाँ के थे आपका? तो वो स्वीडिश के थे। ठीक है ना। स्वीडन जो आप देश आपने सुना होगा, उसे को हम स्वीडिश कहते हैं। तो किस वनस्पति विज्ञानी द्वारा? तो स्वीडिश वनस्पति वैज्ञानिक द्वारा इसका प्राकृतिक सिस्टम प्रस्तुत किया गया था। तो इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चन लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि पुष्पी पादपों को रखा गया है क्रिप्टोगेमस में, फेनरोगेमस में, ब्रायोफाइटा में, टेरिडोफाइट्स में। आपने देखा है कि मैंने अभी ही आपको वनस्पति विज्ञान की जो है सीरीज वीडियो के माध्यम से चालू की है, जिसमें मैंने बताया है कि पुष्पोद्भिद को हम क्या कहते हैं? तो पुष्पोद्भिद को क्रिप्टोगेमस कहते हैं, जबकि अपुष्पोद्भिद को क्रिप्टोगेमस और पुष्पोद्भिद को क्या कहते हैं? फेनरोगेमस कहते हैं। तो इंग्लिश में, तो इसलिए इंग्लिश नाम भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो थोड़ा बहुत इंग्लिश नाम को भी आप पढ़ते रहिएगा। इसी प्रकार से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपुष्पी पादपों को किस में रखा गया? तो अभी मैंने बताया कि क्रिप्टोगेमस में रखा गया है। ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ पे क्या होता है? कवर हो जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? तो यहाँ पे जीन्स है, फैमिली है, स्पीसीज है कि ऑर्डर है, कि जिस प्रकार से क्लासिफिकेशन किया गया, तो उसका बेस क्या रखा गया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? स्पीसीज, यानी कि विभिन्न प्रकार की क्या है प्रजातियों को यहाँ पे आधार बनाया गया है और उनका वर्गीकरण किया गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोफाइट्स होते हैं समुद्री जीव, जलीय जीव, कि आपके पादप रोग, की जड़ विहीन पौधा। तो जहाँ भी आपको ध्यान रखना कि जहाँ भी आपको हाइड्रो शब्द मिल जाए तो मतलब वो जल से संबंधित है। तो हाइड्रोफाइट्स का मतलब क्या होता है? आपका जलीय पौधे होता है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही आंसर। ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विनाम पद्धति का अभिप्राय पौधे के नामों को 2 शब्दों में लिखना है जो उनके बताते हैं। मैंने अभी ही बताया कि किसी भी प्राणी का या वनस्पति का 2 नाम हो सकता है, उसका एक साधारण नाम होता है और एक उसका वैज्ञानिक नाम होता है। तो हमने बताया कि सबसे पहले उसका क्या लिखा जाता है? उसका वंश लिखा जाता है, फिर उसकी जाति लिखी जाती है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, वंश तथा जाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? आवृत्त बीजी, अनावृत्त बीजी, टेरिडोफाइट्स या ब्रायोफाइटा। तो देखिए दोस्तों, आवृत्त बीजी का मतलब ये है कि किसी भी बीज के बाहर जो फलक पाया जाता है, आवरण पाया जाता है। ठीक है ना। तो उसको हम क्या कहते हैं? आवृत्त बीजी कहते हैं।
अनावृत्तबीजी का अर्थ ये है कि इनके बीज तो पाए जाएंगे लेकिन उसमें पुष्प नहीं होते हैं और इनके बीज के ऊपर कोई कवर नहीं होता है। तो इसका सही आंसर क्या है आपका अनावृत्तबीजी माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवाणु की खोज किसने की थी? फ्लेमिंग ने, लेम्बल ने, टेमिन ने कि ल्यूवेनहॉक ने? तो आपको बता दें कि सन 1683 में जीवाणु की खोज सन 1683 में एक व्यक्ति जिनका नाम था ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, इन्होंने बैक्टीरिया की खोज की थी। 1674 में पहली बार इन्होंने क्या किया था? 1674 में जीवित कोशिका की खोज की थी और 1683 में इन्होंने बैक्टीरिया यानी जीवाणु की खोज की। इसी आधार पर इनको बैक्टीरियोलॉजी का क्या कहा जाता है? जनक भी कहा जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि जीवाणु से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सही है? सही की बात पूछ रहा है कि पहला ऑप्शन कहता है कि सभी जीवाणु सपोषी होते हैं। दूसरा बोल रहा है सभी जीवाणु विविध पोषी होते हैं। अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं किंतु वपोषी होते हैं। ऑप्शन डी बोल रहा है सभी जीवाणु प्रकाश संश्लेषी होते हैं। तो ये वपोषी नहीं है दोस्तों, यहाँ पे लिखा है ये स्वपोषी। ठीक है ना, स्वपोषी। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। देखिए अधिकांश जीवाणु क्या होते हैं? विविध पोषी। अनेक प्रकार से क्या करते हैं? ये दूसरे जीवों से अपना जीवन भोजन प्राप्त करते हैं, किंतु कुछ क्या होते हैं आपके स्वपोषी भी होते हैं। जैसे नीलहरित शैवाल का आपने नाम सुना होगा, इन्हें साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है, जो कि क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवाणुओं को पौधे माना गया है क्योंकि ये गति नहीं कर सकते, इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है, ये विखंडन द्वारा गुणन कर सकते हैं, ये सभी जगह पाए जाते हैं। तो देखिए जीवाणु को पौधे मानने का कारण ये नहीं है कि ये गति नहीं कर सकते, कि ये विखंडन द्वारा गुणन कर सकते हैं, कि ये सभी जगह पाए जाते हैं। इसका सही आंसर ये है कि इनमें कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है, इसी वजह से ये माना जाता है कि जीवाणु को पौधा भी माना जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवाणुविक कोशिकाओं में नहीं होता है। तो क्या नहीं होता है? ऑप्शन ए कोशिका भित्ति नहीं होती, ऑप्शन बी है जीव द्रव्य कला नहीं होती, ऑप्शन सी राइबोसोम नहीं होता, ऑप्शन डी सूत्रकणिका। ये आपका आई नहीं है, SSC 2074 यहाँ पे लिखा है, 2074 नहीं है, 2014 है। तो 2014 में ये क्या है क्वेश्चन पूछा गया था। तो जीवाणुविक कोशिकाओं में क्या नहीं होता है? तो आपका सूत्रकणिका, जिसको हिंदी में हम कहते हैं अंग्रेजी में माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है, तो उनमें माइटोकॉन्ड्रिया आपका नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ये आंसर क्लियर हो गया आपका। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? क्षण रूपी होती है कि गोल होती है कि सर्पिल होती है, स्पाइरल होती है कि कॉमा रूप होती है? तो देखिए ये अगर हम देखें तो ये सभी जीवाणुओं की आकृति मानी जाती है। यानी जीवाणु आपके अगर देखें तो क्षण रूप में भी पाए जाते हैं, गोल भी होते हैं, सर्पिल भी होते हैं, कॉमा रूपी भी होते हैं। लेकिन मुख्यतः जो साधारण आकृति मानी जाती है वो आपकी क्षण रूपी मानी जाती है। ठीक है ना, जो रॉड होती है ना उस टाइप की होती है, बेसिली जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं कहलाते हैं? गोलाणु कहलाते हैं, ठीक है, या फिर वाइब्रियो कहलाते हैं, दंडाणु कहलाते हैं, स्पाइरुला कहलाते हैं? तो आपको पता होना चाहिए। देखिए अभी 8 मिनट हुआ है ना, तो ये सेशन हम जल्दी ही ख़त्म कर लेंगे। थोड़ा सा सुन लीजिए क्योंकि आज आंसर बता करके मैं जो है सीधे सीधे आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ। इस तरीके से पढ़ेंगे तो थोड़ा सा जो है आपको पढ़ने में भी आसानी होगी। तो जो जीवाणु के आकार में सबसे छोटे होते हैं तो उनका सही आंसर क्या है आपका? गोलाणु। तो वो कैसे होते हैं? कॉक्सी होते हैं। तो कॉक्सी इसका सही राइट आंसर है, यानी कि गोल आकार के होते हैं ये जीवाणु, जो बहुत छोटे आकार के माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक गोल जीवाणु कहलाता है वाइब्रियो, बैसिलस, कोकस या स्पाइरुला? तो इसका सही आंसर देखिए दोस्तों कोकस है। कोकस एक स्ट्रक्चर माना जाता है जीवाणु का। वैसे तो प्रायः कई किताबों में 3 प्रकार से दिया रहता है कि जीवाणु का जो है आकार होता है 3 प्रकार से, लेकिन दरअसल दोस्तों जीवाणु के 7 आकार माने गए हैं। 7 आकार अलग अलग तरीके से क्या है माने जाते हैं कि जीवाणु का आकार ऐसा होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? कोकस। जो गोल जीवाणु होते हैं उनके आकार को क्या कहा जाता है? कोकस कहा जाता है। इसके बाद जैसे कहता है कि जो जीवाणु एक गोल जीवाणु कहलाता है ना, एक सर्पिल जीवाणु। अच्छा, गोल जीवाणु वाला, अच्छा चलिए ठीक है। हाँ,
सर्पिल जीवाणु किसे कहते हैं? कहा जाता है डिप्लोकोकस, बैसिलस, कोकस या फिर स्पाइरिलम। तो आपको पता होना चाहिए कि जो सर्पिलाकार होता है, ये सर्पिलाकार आपको पता है ना, सांप के स्ट्रक्चर का, स्पाइरल जिसको कहते हैं। तो देखिए स्पाइरिलम दिया भी हुआ है, तो आपने पढ़ा होगा। दरअसल स्पाइरल क्या होता है? ऐसी संरचना होती है, ऐसी आपने देखा होगा। तो जीवाणु का एक स्ट्रक्चर या एक आकार स्पाइरल के फॉर्मेट में भी पाया जाता है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। कहता है कि वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? मतलब जो वास्तव में केंद्रक पाया जाता है वो किसमें अनुपस्थित होता है? कवक में, लाइकेन में, जीवाणु में कि हरित शैवाल में? तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या है? जीवाणु में। कि वास्तविक अगर देखा जाए जीवाणु पूर्ण विकसित नहीं होते हैं, क्योंकि इनमें केंद्रक जो है अनुपस्थित होता है। उपस्थित तो होता है लेकिन जो रियल न्यूक्लियस होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? तो सीधी सी बात है, जीवाणु को माना जाता है कि विश्व में सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं, ठीक है। शैवाल भी पाए जाते हैं, कवक भी और कीट भी, लेकिन इनसे कहीं ज़्यादा क्या पाए जाते हैं? आपके जीवाणु पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है, श्वसन मूल कहलाता है, कि मध्यकाय कहलाता है, कि वर्णकी लवक कहलाता है, कि आपका जीनधर कहलाता है? तो देखिए प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है वर्णकी लवक, क्योंकि जब इसमें वर्णकी लवक पाया जाएगा, क्लोरोफिल पाया जाएगा, तभी तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर पाएंगे। श्वसन मूल तो मान लीजिए सभी करते हैं, मध्यकाय अलग चीज हो गई, जीनधर जीन्स तो होते ही है। तो ये आप मान सकते हैं कि वर्णकी लवक जो है प्रकाश संश्लेषी आशय माना जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाश्चर प्रसिद्ध हैं। लुईस पाश्चर का नाम आपने सुना होगा। तो क्यों प्रसिद्ध हैं? कि प्रोटीन संश्लेषण के लिए प्रसिद्ध हैं, सूक्ष्मदर्शी के अन्वेषण के लिए प्रसिद्ध हैं, रोगों की जर्म थ्योरी के लिए प्रसिद्ध हैं, कि शराब के किण्वन के लिए प्रसिद्ध हैं? तो आपको पता है कि रोगों की जर्म की जो थ्योरी है उसके लिए लुईस पाश्चर प्रसिद्ध है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि दूध को उबाला जाता है, दूध का पाश्चुरीकरण करते हैं, तो पाश्चुरीकरण लुईस पाश्चर से संबंधित। इससे दूध में उपस्थित जो अनावश्यक बैक्टीरिया होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और दूध का पोषक तत्व और उसका स्वाद उतना ही बना रहता है। तो इसे पाश्चुरीकरण का सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है ना। प्रोटीन संश्लेषण अलग चीज हो जाती है, सूक्ष्मदर्शी के अन्वेषण की अलग चीज हो जाती है, और शराब का किण्वन भी अलग चीज हो जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या है? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सबसे छोटा जीव कौन हो सकता है? कौन है? विषाणु है, जीवाणु है, माइकोप्लाज्मा है, कि ईस्ट है? तो ये आपने पढ़ा होगा कोशिका में ही, मैंने पढ़ाया था आपको कि माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकम विश्व की सबसे छोटी कोशिका, यानी कि इस जीव की सबसे छोटी कोशिका मानी जाती है। इसको नगण्य आंखों से हम नहीं देख सकते हैं, ठीक है ना। तो वैसे तो सामान्यतः हम किसी कोशिका को भी नगण्य आंखों से नहीं देख सकते हैं। दुनिया का सबसे बड़ी कोशिका आपको पता है शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। अगला क्वेश्चन है कि जो जीवाणु सीधे वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलते हैं तो क्या कहलाते हैं? फिर सुन लीजिए, जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलते हैं तो वे क्या कहलाते हैं? विनाइट्रीकरण जीवाणु कहलाते हैं, कि सड़ाने वाले जीवाणु, की नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु, की नाइट्रीकारी जीवाणु? तो इसको कई बार आपने बचपन में भी पढ़ा होगा, राइजोबियम नाम का, जो कि स्थिरीकरण करता है। तो इसका क्या अर्थ होता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु जो क्या करते हैं, ज़्यादातर ये किसी भी पौधे की जड़ों की गांठ में पाए जाते हैं, अक्सर दलहन पौधे की जड़ों की गांठ में पाए जाते हैं, और ये क्या करते हैं कि वायुमंडल से सीधे नाइट्रोजन को अवशोषित कर लेते हैं और पौधों को देते हैं। बदले में पौधे से क्या लेते हैं? भोजन लेते हैं। अब पौधे क्या करते हैं? नाइट्रोजन की उपस्थिति में प्रोटीन का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल ग्रंथिकाएँ पाई जाती हैं किसमें? कुछ लेग्यूमिनस पादपों तथा कुछ अन्य पौधों में भी, कुछ आपके किसमें यहाँ पे कह दिया कि कुछ सभी लेग्यूमिनस पादपों में, किंतु अन्य पौधों में कभी नहीं। ऑप्शन सॉरी उल्टा पड़ गया क्या? अच्छा, पहला ऑप्शन कुछ लेग्यूमिनस पादपों तथा कुछ अन्य पौधों में भी, केवल कुछ लेग्यूमिनस पादपों में, सभी लेग्यूमिनस पादपों में किंतु अन्य पौधों में कभी नहीं, या ऑप्शन डी सभी पौधों में। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कि कुछ लेग्यूमिनस पादपों में कुछ अन्य पौधों में भी ये पाई जाती है। अभी ये लेग्यूमिनस क्या होते हैं दोस्तों? तो जब वनस्पति विज्ञान का जो अगला चैप्टर आएगा उसमें मैं आपको पूरी तरह से क्लियर कर दूंगा, तो जो आपके मन में डाउट है वो भी क्या हो जाएंगे? क्लियर हो जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते क्योंकि ये जीव द्रव्य कुंचित हो जाते हैं और इस तरह मर जाते हैं। ऑप्शन बी कहता है अचार में जीवाणुओं के जीवित रहने के लिए आवश्यक पोषक पदार्थ नहीं होते हैं। ऑप्शन सी कहता है लवण जनन का संदमन करता है। या ऑप्शन डी कहता है कि जीवाणुओं को जनन के लिए पर्याप्त प्रकाश नहीं मिल पाता है। तो ऐसा नहीं है, इसका सही अर्थ ये है कि ये जीव द्रव्य जो है द्रव्य कुंचित हो जाते हैं, जीव द्रव्य कुंचित हो जाते हैं और इस तरह मर जाते हैं। इसलिए अधिक नमक वाले अचार में कभी भी जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं। ठीक है, उसमें कवक वगैरह फफूंद वगैरह लग जाती है जो अचार को गलाने का काम करती है। अगला क्वेश्चन है कि मानव की आंत में पाया जाने वाला जो जीवाणु बैक्टीरिया, अगर आपने पढ़ा होगा तो पाचन तंत्र मैंने आपको पढ़ाया था। पाचन तंत्र में आपको मैंने बताया था कि हमारे जो क्या कहते हैं आंत में पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है, ई कोलाई। उसको एसरीसिया कोलाई कहते हैं। ये हमारे अपच भोजन को मल में कन्वर्ट कर देता है और मल का शरीर से बाहर निकाल देता है। तो शरीर से बाहर निकलना ये आंत का काम होता है, लेकिन मल में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, एसरीसिया कोलाई। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कहता है कि तपेदिक टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु कौन। तो साल्मोनेला है कि माइकोबैक्टीरियम है कि डिप्लोकोकस है कि आपका स्ट्रेप्टोमाइसिस। तो माइकोबैक्टीरियम जो होता है वो आपका टीबी उत्पन्न करता है। ठीक है ना। हालांकि जब मैं वायरस बैक्टीरिया इत्यादि से होने वाली बीमारियों के बारे में या बीमारियों का चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो उसमें क्लियरली आपको बताएंगे कि कौन सा बैक्टीरिया कौन सी बीमारी फैलाता है, कौन सा वायरस कौन सा बीमारी फैलाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे अभी आपको याद करना है माइकोबैक्टीरियम लेप्री, उसका पूरा नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्री, यहाँ पे टीबी उत्पन्न करने वाला जीव। फिर कहता है अगला क्वेश्चन है कि भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी द्वारा, ऑप्शन बी कहता है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा, ऑप्शन सी साल्मोनेला टाइफोसिस द्वारा, ऑप्शन डी बैसिलस एनलेसिस द्वारा। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या है आपका क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। ये क्या करता है कि भोजन में विषाक्तता उत्पन्न कर देता है। एक जीवाणु होता है दोस्तों, बैक्टीरिया है, और यही बैक्टीरिया भोजन में लग जाता है, भोजन को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। अगला क्वेश्चन है कि एंटीबायोटिक्स अधिकांशतया प्राप्त होते हैं कवकों से, विषाणुओं से, जीवाणुओं से, आवृत बीजियों से। तो इसका सही आंसर ये है एंटीबायोटिक्स जो होता है। हालांकि पहली प्रतिजैविक दवाई कवकों से बनाई गई, लेकिन ज़्यादातर अधिकांशतया प्राप्त कहाँ से होता है, आपका जीवाणुओं से प्राप्त होता है, बैक्टीरिया से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनट में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे। तो दोस्तों अगर एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनटों में विभाजित होती है तो 2 घंटे में लगभग कितने हो जाएंगे, आपका 64 जीवाणु यहाँ पे बन जाएंगे। ठीक है ना। तो 20 आप थोड़ा सा 20 मिनट में तो 2 घंटे के हिसाब से लगा लीजिएगा कितना होगा, है 2 घंटे 60 दूनी 120, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 64 इसका सही आंसर। कितने जीवाणु बनेंगे, तो एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनट में विभाजित होती, 20 मिनटों में विभाजित होती है। ठीक है ना। तो यहाँ पे कितने जीवाणु बनेंगे, 64 जीवाणु बनेंगे दोस्तों। ठीक है ना। क्योंकि देखिए एक बनी एक जीवाणु, तो एक जीवाणु से क्या है कि दूसरी भी विभाजित हो रही है और पहली वाली भी विभाजित हो रही, दूसरी वाली भी। देखिए जैसे मान लीजिए एक ने विभाजन कर लिया और 20 मिनट में ये बनाया। ठीक है। तो अब 20 मिनट में ये वाली भी बनाएगी और 20 मिनट में ये वाली भी बनाएगी। तो इसने क्या कर दिया, 20 मिनट में ये पुनः बना दिया, इसने क्या कर दिया, ये 20 मिनट में पुनः बना दिया। ठीक है ना। इसके बाद क्या हुआ कि 20 मिनट में फिर इसने बनाया और फिर इसने बनाया। तो टोटल देखिए कितना हो रहा है, तो ये फिर 2, फिर यहाँ, ये ऐसी श्रृंखला आप बढ़ती जाएगी। अगर आप पूरा काउंट करके इसका हिसाब लगाएंगे तो लगभग कितना आएगा आंसर इसका, 64 आएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे ये रहा कि नाइट्रोजन यौगिकीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक होती है, चावल, गेहूं, फली, मकई। देखिए इसका सही आंसर है फली। मैंने बताया ना कि दलहनी पौधों के जड़ों के गांठ में पाया जाता है। तो नाइट्रोजन यौगिकीकरण, नाइट्रोजन की उपस्थिति में पौधे भोजन बनाते हैं और इसमें सर्वाधिक क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है। ऑक्सीजन का अवशोषण, जीवाणुओं का पोषण, जड़ों को लाल रखना या प्रकाश का अवशोषण।
जड़ों को लाल रखना कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। ऑक्सीजन, देखिए हीमोग्लोबिन जहाँ भी आ जाता है तो ऑक्सीजन इससे जुड़ जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है। तो आज के सेशन का हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है, तपेदिक, पीलिया, चेचक, मम्स। तो देखिए जो तपेदिक होता है इसको ही हम क्या कहते हैं, टीबी कहते हैं। और एक सूत्र के हिसाब से मैं जब पढ़ाऊंगा तो आपको सूत्र बताऊंगा ताकि बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी जो है आपको पता चल जाए। हालांकि इसका सही आंसर तपेदिक ही है। पीलिया, चेचक और मम्स ये वायरस से होने वाली बीमारी है, ठीक है ना, इनके अलग अलग वायरस के नाम। तो निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है, तो आपका टीबी बैक्टीरिया से होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने देखा कौन सा लगभग वर्गीकरण, और वर्गीकरण में बैक्टीरिया से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चंस थे उनको हमने सॉल्व कर लिए। तो आज के वीडियो में हम केवल इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में पुनः जितना मैंने पढ़ा है उसका MCQ टेस्ट सीरीज लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।